बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, और इसका पहला अध्याय है संरचनात्मक परिवर्तन। और आज हम हमारे पहले अध्याय के प्रश्नोत्तर यानी कि भाग 4 को शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 का भाग 4। हमने अपने प्रश्नोत्तर को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हैं बहुचयनात्मक प्रश्न, उसके पश्चात हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, फिर हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न और अंतिम है निबंधात्मक प्रश्न। तो शुरू करते हैं बहुचयनात्मक प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित तटीय नगर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो इनमें से कौन सा नगर है जो तटीय नगर था, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका अंग्रेजी शासन में हमने देखी थी? क्या वह बम्बई था, क्या वह कलकत्ता है, क्या वह मद्रास, या फिर उपयुक्त तीनों? तो हम कहेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में उपयुक्त तीनों तटीय नगरों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। दूसरा बहुचयनात्मक प्रश्न है, किसके द्वारा भारतीय गांवों पर नगरों के प्रभाव को लिखा गया? यानी कि भारतीय गांवों पर नगरों के प्रभाव को किन्होंने हमारी पुस्तक में बताया था? क MS राव ने, ख श्रीनिवास ने, ग AR देसाई ने, या सर सैयद अहमद खान ने? यानी कि इन चारों में से ऐसे कौन से समाजशास्त्री थे? तो हम कहेंगे नगरीय समाजशास्त्री MS राव ने भारतीय गांवों पर नगरों के 3 प्रभावों को बताया था, जो कि हमने हमारे अध्याय में पढ़ा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, औद्योगिक क्षरण क्या है? औद्योगिक क्षरण, जिसे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, क्या होता है? तो हम कहेंगे, क्या यह कुछ पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों का पतन होता है? ख उत्पादन और निर्माण में गिरावट आना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिक क्षरण होता है। ग ग्रामीण संगठनों और कारोबारों का विघटन औद्योगिक क्षरण में होता है। या फिर घ उपयुक्त तीनों या उपयुक्त सभी। तो हम कहेंगे औद्योगिक क्षरण की प्रक्रिया में ये तीनों ही बातें सम्मिलित होती हैं, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर घ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परंपरागत ढंग से होने वाले रेशम व कपास के व्यापार के उत्पादन और निर्यात के पतन का मुख्य कारण क्या था? यानी कि जो हमारे परंपरागत उद्योग थे, जिसमें हम रेशम और कपास की बात करते हैं, उनका उत्पादन और उनका निर्यात क्यों बंद हो गया था? क्या यह प्रतियोगिता के कारण हुआ था, या ख यह मैनचेस्टर प्रतियोगिता के कारण होता है, ग यह औद्योगिकरण के कारण होता है, या फिर घ यह नगरीकरण के कारण होता है? तो हमने पढ़ा था कि यह जो पतन है वह मैनचेस्टर प्रतियोगिता के कारण होता है, जो कि एक वस्त्र नगरी है, कहाँ की? इंग्लैंड की, जिसके कारण हमारे रेशम व कपास का व्यापार प्रभावित होता है। अगला बहुचयनात्मक प्रश्न 5, भारत को भूमंडलीकृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेष स्थान प्राप्त है, क्यों? यानी कि भूमंडलीकृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम विशेष स्थान क्यों रखते हैं? तो क्या यह कच्चे माल के निर्यातक होने के कारण है, या ख अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण है, ग पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है, या फिर उपनिवेशवाद के कारण है? तो इसका उत्तर है कि भूमंडलीकृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीयों का विशेष स्थान है, क्योंकि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान है। तो ख इसका उत्तर हो जाएगा। अब शुरू करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, भारत में स्थापित संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था किस देश के प्रारूप व प्रतिमान पर आधारित है? यानी कि हमने हमारी संसदीय व्यवस्था और विधि व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था के प्रभाव कहाँ से लिए हैं? तो हम कहेंगे कि भारत में स्थापित संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है ब्रिटिश प्रारूप या ब्रिटिश प्रतिमान का, यानी अंग्रेज़ों ने ही हमें सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों में प्रभावित
किया है। दूसरा अति लघुतरात्मक प्रश्न है, भारत में औद्योगिकरण व नगरीकरण उस प्रकार नहीं हुआ जैसे ब्रिटेन का, इसका मुख्य कारण क्या था? तो हम कहेंगे उत्तर के रूप में कि भारत में औद्योगिकरण व नगरीकरण उस प्रकार नहीं हुआ जैसे कि ब्रिटेन का। इसका प्रमुख कारण था कि भारत में औपनिवेशिक शासन था, यानी कि भारत में औद्योगिकरण व नगरीकरण आते तो हैं लेकिन वह उस प्रकार नहीं होते जैसे कि ब्रिटेन में, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये प्रक्रियाएं अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की जाती हैं और अंग्रेज़ भारत का लाभ नहीं चाहकर स्वयं के स्वार्थी हितों को पूरा करना चाहते थे। इस प्रकार भारत में इनके स्वरूप जो है ब्रिटेन की तरह नहीं होते हैं और ना ही इनके परिणाम जो होते हैं ब्रिटेन की तरह होते हैं। तो इस प्रकार भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रियाएं जो लागू होती हैं उनका प्रभाव ब्रिटेन से बिल्कुल ही उलट होता है। तीसरा अति लघुतरात्मक प्रश्न, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान किनके लिए लाभकारी सिद्ध होता है? तो हम कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भारत के दलित और पिछड़े वर्गों के लिए, जिसे हम वंचित वर्ग भी कह सकते हैं, उनके लिए लाभदायक सिद्ध होता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं पिछड़े वर्गों, दलित जातियों या महिलाओं की। और अंग्रेजी सीख करके ये लोग समाज में एक सम्मानित स्थान प्राप्त करने लगते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सन 1938 में किस योजना समिति का गठन होता है? तो हमने पढ़ा था कि 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन होता है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय योजना समिति। प्रश्न संख्या 5 है, नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने पढ़ा था कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, जो उस समय पर कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। और इसके संपादक थे, यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति के संपादक थे के.टी. शाह। अब हम शुरू करेंगे लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, उपनिवेशवाद क्या है? तो हम कहेंगे कि एक शक्तिशाली देश जो कि बहुत संसाधनों से परिपूर्ण है, अपने से कमज़ोर देश पर जब शासन करता है तो वह कहलाता है उपनिवेशवाद। अर्थात हम भारत में इसका उदाहरण देखते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत को अपना एक उपनिवेश बनाया था और यह अवधारणा विश्व में अन्य देशों में भी प्रचलित थी। इसका अर्थ यह है कि विश्व के कई शक्तिशाली देशों ने अन्य महाद्वीपों में अपने उपनिवेश बनाए थे और उन कमज़ोर देशों के संसाधनों का दुरुपयोग खुद के लाभ के लिए किया था। यही अवधारणा उपनिवेशवाद कहलाती है। उत्तर के रूप में हम बात करेंगे, जब एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने अतिरिक्त उत्पादन की खपत के लिए दूसरे राज्यों में बाजार की तलाश में वहां अपना आधिपत्य स्थापित करता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? उपनिवेशवाद कहेंगे। दूसरे राज्यों से यहाँ पर दूसरे देशों में है, जैसे कि यूरोप के इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे शक्तिशाली देशों ने अन्य महाद्वीपों में जाकर के अपने उपनिवेश बनाए थे और वहाँ पर अपना बाजार ढूंढा था। अगला लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है, नगरीकरण को परिभाषित करें। नगरीकरण क्या है? तो हम कहेंगे, जब एक गांव से, एक स्थानीय क्षेत्र से रोजगार हेतु या फिर किसी अन्य आवश्यक उद्देश्य जिसमें कि मुख्यतः रोजगार ही होगा, उसके लिए लोग जो हैं या तो कस्बों या फिर नगरों या फिर महानगरों की ओर पलायन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नगरीकरण कहा जाता है। यानी कि गांव से रोजगार की तलाश में यदि ग्रामीण कस्बों में, नगरों में या महानगरों की ओर पलायन करेंगे तो वह प्रक्रिया कहलाएगी नगरीकरण की
प्रक्रिया। नगरीकरण लोगों के ग्रामीण क्षेत्रों से कस्बे, शहरों और महानगरों यानी कि कस्बों, नगरों और महानगरों में पलायन की प्रक्रिया है। इसके तहत कस्बे छोटे शहरों में और छोटे शहर महानगरों में बदलते जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह निरंतर आगे बढ़ रहा है और इसका उदाहरण भारत भी है। अगला लघुत्तरात्मक प्रश्न है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हो? उत्तर है, छोटे उद्योगों और छोटी छोटी मशीनों की अपेक्षा बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन को बढ़ाना क्या कहलाता है? औद्योगिकरण की प्रक्रिया कहलाता है। और इससे हमारे भारत या विश्व में क्या होता है? उद्योगों का निरंतर विस्तार होता जाता है। वह प्रक्रिया कहलाती है औद्योगिकरण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? जिसका उत्तर हमने अध्याय में पढ़ा था कि पूंजीवाद का अर्थ होता है कुछ विशेष लोगों के हाथ में उस देश के समस्त संसाधनों का प्रयोग या नियंत्रण आ जाता है, उसे कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। और इसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिससे उत्पादन के साधन का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथों में होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या लाभ कमाने पर जोर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ एक शक्तिशाली पूंजीवादी व्यक्ति है और इसने अपने ही हाथ में या अपने नियंत्रण में या अपने अधिकार में उस देश के सभी क्षेत्र ले लिए हैं, जैसे कि राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, विधि या कानून और उस देश की शिक्षा व्यवस्था। अर्थात पूंजीवादी शासन में कुछ विशेष लोगों के हाथ में उस अर्थव्यवस्था, राजनीति, प्रशासन, विधि और शिक्षा और अन्य तरीके के सभी क्षेत्र उनके हाथों में या उनके नियंत्रण में आ जाते हैं। उस व्यवस्था को हम कहेंगे पूंजीवादी व्यवस्था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी शिक्षा पद्धति को भारत में लाने का उद्देश्य क्या था? तो हम कहेंगे कि यह भी औपनिवेशिक शासन काल की ही एक घटना थी जिनमें उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति में भी हस्तक्षेप किया था, क्योंकि वे चाहते थे कि भारतीयों को भी हम अंग्रेज़ों की तरीके से उनकी सभ्यता और संस्कृति सिखाएं, जो कि ताकि वह समझ सकें कि अंग्रेज़ी संस्कृति और सभ्यता भारतीय सभ्यता और संस्कृति से श्रेष्ठ है। इसीलिए उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति में हस्तक्षेप करते हुए उसमें भी ऐसी नीतियां ही लागू की थी। तो पश्चिमी शिक्षा पद्धति को भारत में इस उद्देश्य से लाया गया कि उससे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में सहयोगी हो। यानी कि वह कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि भारत में फूट डालकर वे एक ऐसा वर्ग बना दें जो कि किसका समर्थन करें? अंग्रेज़ी शासन और प्रशासन का समर्थन करें। लेकिन हम यह भी पाते हैं कि यही पश्चिमी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी चेतना और उपनिवेश विरोधी चेतना का माध्यम बनी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षित मध्यम वर्ग की, क्योंकि इसी मध्यम वर्ग ने, जो कि प्रशासन में अंग्रेज़ों की सहायता कर रहा था, आगे चलकर साम्राज्यवादी नीतियों को समझा और अन्य शक्तिशाली देश जो कि कई महाद्वीपों में अपनी औपनिवेशिक सरकार चला रहे थे, उनकी कुरीतियों और कुनीतियों को समझने की कोशिश की और उन्होंने उस सभी इतिहास को पढ़ा कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का आने का उद्देश्य क्या है। इस कारण यह शिक्षा पद्धति जिसमें कि अंग्रेज़ चाहते थे कि वह वर्ग भारत का समर्थन ना करके अंग्रेज़ी शासन का समर्थन करे, उसके उलट इसी मध्यम वर्ग ने हमारे भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया था। छठा प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अर्थव्यवस्था में समुद्र तटीय नगरों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी हम
भारत में अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप जो प्रमुख समुद्र तटीय नगर थे वह किस प्रकार से अंग्रेजी शासन को लाभ पहुंचा रहे थे। तो हम कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अर्थव्यवस्था में समुद्र तटीय नगर, जिसमें हम कहते हैं बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, जिसे हम मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के नाम से अब जानते हैं, आदि से उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात तथा ब्रिटेन से उत्पादित वस्तुओं का आयात सस्ती लागत पर आसानी से किया जा सकता था। उदाहरण के लिए बम्बई यानी मुंबई से उस समय कच्ची कपास का निर्यात हो रहा था विदेशों में, और कलकत्ता से जूट और पटसन का निर्यात हो रहा था। वहीं मद्रास से कहवा, चीनी और नील का निर्यात किया जाता था। इस प्रकार यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सोची समझी रणनीति थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इन 3 नगरों का विकास करने की बात सोची, क्योंकि यहाँ से वे सीधे सीधे उन्हीं वस्तुओं का निर्यात कर रहे थे जिनका कि उन्हें आवश्यकता थी, चाहे वह कच्ची कपास हो, चाहे वह जूट हो, पटसन हो, या फिर कहवा, चीनी या नील हो। अगला 7वां प्रश्न है, औद्योगिकरण का प्रभाव भारत और ब्रिटेन में किस प्रकार हुआ। तो हमने कहा था कि भारत में औद्योगिकरण अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई प्रक्रिया थी और इसका लाभ प्राप्त करना अंग्रेज़ों ने केवल स्वयं के लिए सोचा था, ना कि भारत के विकास के लिए। इसलिए भारत में उन्हीं उद्योगों की स्थापना की जाती है जो कि अंग्रेज़ी शासन को लाभ पहुंचाए। इस कारण हम देखते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण का जो प्रभाव था उससे ज़्यादातर लोग गांवों से नगरों की ओर आते हैं। लेकिन चूंकि हम कह रहे हैं कि भारत में औद्योगिकरण ब्रिटिश औद्योगिकरण था, अर्थात इसका स्वरूप अलग तरीके से था जो कि अंग्रेज़ों के लाभ के लिए था, तो भारत में इसके उलट प्रक्रिया हुई कि अब भारत में लोग नगरों से गांवों की ओर जा रहे थे, क्योंकि नगरों में जो भी लोग रह रहे थे उनका प्रमुख था व्यवसाय कुटीर उद्योग, और चूंकि अंग्रेज़ों ने हमारे कुटीर उद्योगों पर भी प्रहार किया था, इस कारण वे बेरोजगार लोग कृषि में जाकर के अपना जीवन यापन करने की सोचने लगे। इसीलिए यह नगरीकरण भारत में अलग तरीके से हमें देखने को मिला था। तो इसके विपरीत भारत में ब्रिटिश औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय में ज़्यादातर लोगों को कृषि की ओर जाना पड़ा। तो भारतीय जनगणना जो रिपोर्ट है यह बताती है कि यह विपरीत प्रभाव वाला भारत में प्रक्रियाएं रही थीं। अगला 8वां प्रश्न है, ब्रिटिश राज के चाय बागानों में श्रमिकों के जीवन को स्पष्ट कीजिए। जिसमें हमने देखा था कि असम के चाय के बागानों में अन्य प्रांतों से लोगों को भर्ती किया जा रहा था और उन्हें 4 साल के समझौते पर हस्ताक्षर भी करवाए गए थे और उन्हें प्रलोभन और भय से इस प्रकार के हस्ताक्षर करवाए गए थे और वे असम की प्रतिकूल वातावरण से भी परिचित नहीं थे। इस कारण उनका शोषण अंग्रेजी शासन में हो रहा था और उन मजदूरों को यदि इस प्रकार के समझौते का उल्लंघन करते हुए पुनः अपने स्थान पर जाने की बात की गई तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था या फिर उन पर बल प्रयोग भी किया जाता था। कहने का अर्थ यह है कि ब्रिटिश राज के चाय के बागानों में श्रमिकों की गलत तरीकों से भर्ती होती थी और उनसे जबरन काम लिया जाता था। साथ ही साथ चाय के बागान श्रमिकों को दूसरे प्रांतों से लाया जाता था। चाय के बागानों की जलवायु से मजदूरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो रहा था। वे प्राय बुखार आदि रोगों से ग्रसित रहते थे और उनके इलाज पर मालिक खर्च नहीं करते थे। और ये बागान मालिक कौन थे? स्वयं अंग्रेज ही थे। इसी तरीके से हम निबंधात्मक प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है, चर्चा कीजिए। उत्तर, उपनिवेशवाद का अर्थ। उपनिवेशवाद का अर्थ एक शक्तिशाली देश का दूसरे कमज़ोर देश के सभी संसाधनों को अपने नियंत्रण में ले लेना। तो एक स्तर पर एक देश के द्वारा जो कि मजबूत या शक्तिशाली देश है, दूसरे देश पर शासन करने को हम क्या कहते हैं?
उपनिवेशवाद कहते हैं। आधुनिक काल में भारत में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, और पश्चिमी उपनिवेशवाद का अर्थ है इंग्लैंड के अधीन हम एक उपनिवेश के रूप में थे। इस उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या क्या पड़ा, तो कुछ निम्न पक्ष हैं। पहला पक्ष है उपनिवेशवाद का राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। हमारे देश में स्थापित संसदीय व्यवस्था, जिसकी अभी हमने बात की थी, शिक्षा व्यवस्था, जिसमें कि लॉर्ड मैकॉले का नाम लिया जाता है, ब्रिटिश प्रारूप व प्रतिमानों पर आधारित है। बल्कि इसके अलावा यदि हम हमारे सड़कों पर चलने की, बाएं चलने की जो प्रथा है, यह परिवहन का नियम भी हमने अंग्रेज़ों से ही सीखा था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सड़क के किनारे रेहड़ी व गाड़ियों पर ब्रेड ऑमलेट और कटलेट जैसी जो चीज़ें हैं वो जो मिलती हैं, वह भी एक ब्रिटिश प्रतिमान का ही उदाहरण है। इसके अलावा हमारे स्कूलों में जो नेक टाई पहनी जाती है, वह भी हमारे पोशाक का अनिवार्य हिस्सा बन गया है अंग्रेज़ी प्रभाव के परिणाम स्वरूप। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में अनेकों चीज़ें उपयोग में आ रही हैं जो कि पश्चिम का ही प्रभाव है। इस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन का बहुत ही जटिल हिस्सा है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं उपनिवेश का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा या आर्थिक प्रभाव क्या था, तो ब्रितानी उपनिवेशवाद या अंग्रेज़ी उपनिवेशवाद ने प्रत्यक्ष रूप से हमारी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया था। लेकिन इससे पूर्व के जो भी विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए थे, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही कम हस्तक्षेप किए थे। इस कारण वे लंबे समय तक भारत में रह सके थे। लेकिन जब हम बात करते हैं अंग्रेज़ी उपनिवेशवाद की, तो इन्होंने अर्थव्यवस्था को बहुत ही आमूलचूल तरीके से परिवर्तित किया था। इससे ब्रितानी पूंजीवाद का विस्तार होता है और उसे मजबूती मिलती है। उन्होंने हमारे भूमि के नियमों को भी बदला कि अब भूमि किस व्यक्ति के पास रहेगी और इसका हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति को किस नियमों के आधार पर हो सकता है। इसका प्रभाव भी हमारे भारत में बहुत ही गहराई तक पड़ा था। यानी कि अब कौन सी फसल उगानी है और कौन सी नहीं, व्यक्ति तय नहीं करेगा, बल्कि अब प्रशासन तय करेगा। और प्रशासन में कौन थे? अंग्रेज़ थे। इसी प्रकार हमारे जंगलों को भी उन्होंने नियंत्रित किया था और जंगलों में आरक्षित क्षेत्र बनाए थे, जिसमें कि प्रशासन का ही नियंत्रण था। जो कानून जंगलों के लिए उन्होंने बनाए थे, उससे वहाँ के ग्रामीण जो जंगलों में रह रहे थे, चरवाहे और गड़रियों का जंगल में आना जाना प्रतिबंधित हो चुका था। इसी तरीके से उन्होंने पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना भी अब उनके लिए मुश्किल हो गया था। यानी कि अब उनकी जीवन यापन पे ही संकट उत्पन्न हो चुका था। इसी तरीके से बंगाल में रेलवे की शुरुआत से जंगल का एक बड़ा भाग आरक्षित कर दिया गया था, जिससे आदिवासी समुदाय सदियों से वहाँ जीवन यापन करते आए थे, वे भी प्रशासकीय नियंत्रण में आ चुके थे। अगला भाग है, तीसरा पॉइंट है व्यक्तियों की आवागमन में वृद्धि। उपनिवेशवाद ने व्यक्तियों की आवाजाही को यानी परिवहन को भी बढ़ाया था। चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए बहुत से लोग असम व देश के अन्य हिस्सों में कई सारे भारतीय जाते हैं चाय के बागानों में मजदूरी करने के लिए। इस काम में विभिन्न पेशेवर लोग भी आते हैं, जिसमें हम डॉक्टरों की, वकीलों की या इंजीनियरों की बात कर सकते हैं। यह वह शिक्षित वर्ग था जिसके की पास विशेष योग्यता थी और इनकी विशेष योग्यता का लाभ भी अंग्रेज़ों ने ही लिया था और इस कारण यह देश से विदेश में भी जाने लगे थे। इन्होंने देश के विभिन्न भागों में भी अपनी सेवाएं दी थी। इसी तरीके से कुछ भारतीय मजदूर जो दक्ष सेवा कर्मी थे को जहाज़ों के माध्यम से कहाँ भेजा जा रहा था? एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में स्थित अन्य उपनिवेशों में भेजा गया, जिनमें कुछ वहीं पर बस चुके थे। इसीलिए उन भारतीयों को अब किस नाम से बोला जाता है? भारतीय मूल के लोगों के नाम से जाना जाता है। दुनिया के अनेक देशों में भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं। वस्तुतः भारत की उपनिवेशवादी शासन के दौरान जो उन देशों में पहुंचे थे। कहने का अर्थ यह है कि भारत में जो दक्ष भारतीय थे जिनके के पास विशेष योग्यता थी, जैसे भारत के डॉक्टर, इंजीनियर या वकील, ये सभी भी भारत से विदेशों में पहुंचे थे
अन्य उपनिवेशों में भी पहुँचे थे और यह कार्य करते थे अंग्रेज़ी प्रशासन के लिए ही। और कालांतर में जब इनकी पीढ़ियाँ वहीं जाकर बस गई तो यह कहलाते हैं भारतीय मूल के लोग। इसके बाद में हम अन्य प्रभावों की बात करते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भारतीय जीवन पर पड़े कुछ अन्य प्रभाव हैं। पहला, पश्चिमी शिक्षा पद्धति से भारत में राष्ट्रवादी चेतना या उपनिवेश विरोधी चेतना का उद्भव हुआ कि हम अब अंग्रेज़ी सीखने की वजह से उस साहित्य को पढ़ सकते थे जो कि विदेशों में उपलब्ध था, यानी कि विदेशों में हो रही घटनाओं का ज्ञान भी अब भारतीयों को होने लगा था कि किस प्रकार से यह अत्याचारी नीतियां विदेशों में भी चल रही है और वहां पर भी इन नीतियों का विरोध आम जनता करती जा रही है। उसी तरीके से हमें भी संगठित होकर राष्ट्र के लिए एकजुट होकर के संघर्ष करना होगा ताकि इस विदेशी शासन से हमें मुक्ति मिल सके। इसी तरीके से भारत में पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद प्रबल हुआ था और पूंजीवाद के कारण औद्योगिकरण व नगरीकरण का उद्भव भी होता है, जिसमें कि पूरा प्रभाव ब्रिटिश शासन का रहता है। यानी कि ये प्रक्रियाएं भारत के लाभ से अधिक भारत के शोषण के लिए भारत में लाई गई थी अंग्रेजी शासन द्वारा। उपनिवेशवाद के कारण ही भारतीय कुटीर उद्योग भी समाप्त होने की कगार पर आ जाते हैं और अधिकांश भारतीयों को ऑफिस, दुकानों और कारखानों में कार्य करना पड़ता है। यानी कि परंपरागत रूप से जो संयुक्त परिवार एक साथ मिलकर किसी कुटीर उद्योग में कार्य कर रहे थे या फिर घर में ही किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे थे, वे सभी नष्ट होने की कगार पर आ जाते हैं और अब वह उपनिवेशिक काल की इस नीति के परिणाम स्वरूप किसी ऑफिस, दुकान या कारखानों में कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी तरीके से औपनिवेशिक काल से लोगों की सोच और पोशाक में भी परिवर्तन आता है, जो कि वर्तमान में भी हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से उपनिवेशवाद के प्रभाव स्वरूप भारत के परंपरागत ढंग से होने वाले विभिन्न व्यवसाय जैसे कि रेशम और कपास, और जिसमें हम ढाका की मलमल, मुर्शिदाबाद की बात भी कर सकते हैं कि उत्पादन और निर्यात में भी निरंतर गिरावट आने लगती है, क्योंकि हमने कहा कि बम्बई से कच्ची कपास और बंगाल से जूट और पटसन का निर्यात विदेशों में होने लगा था। तो इस प्रकार से हमारे परंपरागत जो नगर हैं उनका भी पतन हो रहा था, जो कि पहले निर्यात किया करते थे। इसके पश्चात हम देखें तो उपनिवेशवाद के फलस्वरूप भारत के कुछ प्राचीन व्यापारिक नगर, जैसे हम बात करेंगे सूरत की और मसूलीपट्टनम, इनका अस्तित्व कमज़ोर होने लगा, जबकि आधुनिक नगर बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, जिनसे कि ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी जिसे अंग्रेज़ प्रयोग कर सकें, उन सारे नगरों का शासन जो है लगातार मजबूत हो रहा था। यानी कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता का विकास करने के पीछे अंग्रेजी शासन का स्वार्थी उद्देश्य था। उपनिवेशवाद के फलस्वरूप कुछ राज्यों की राज्यसभाओं का विघटन हो गया था। इसका परिणाम इन राज्यसभाओं के संरक्षण में कार्यरत कारीगर, कलाकार और कुलीन लोगों का भी पतन हो गया था। सभी बिंदुओं से हमें पता चलता है कि उपनिवेशवाद ने हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार हस्तक्षेप कर लिया था, और ख़ास करके हमारी अर्थव्यवस्था से। इसीलिए हमारा आधारभूत ढांचा पूरी तरीके से बिखर चुका था और वह पूंजीवादी नीतियों से बहुत ही गहराई तक प्रभावित हो गया था और हमारा आम जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। प्रश्न संख्या 2, औद्योगिकरण और नगरीकरण किस प्रकार संबंधित है, स्पष्ट करें। क्या भारत में यह प्रक्रियाएं एक साथ आई थी? तो हम कहेंगे औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही हमने भारत में नगरीकरण भी देखा था, लेकिन यह औद्योगिकरण वैश्विक अवधारणा से अलग था और इसे हम कहते हैं ब्रिटिश औद्योगिकरण, और इसी के परिणाम स्वरूप आता है भारत में नगरीकरण, यानी कि गाँव से नगरों, कस्बों या महानगरों में भारतीयों द्वारा पलायन करना। तो यह वैश्विक प्रक्रियाएं थी, लेकिन भारत में इसका स्वरूप किस प्रकार का था, आइए जानते हैं। औद्योगिकरण से आशय, तो हमने कहा कि औद्योगिकरण में अब गैर मानवीय या यांत्रिक रूप से उत्पादन होता है, अर्थात हम कहेंगे कि मानव से बनाया हुए चीज़ों के स्थान पर अब
मशीनों से उत्पादन बढ़ रहा होता है और बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना होती है, जिसे हम कहते हैं औद्योगिकरण की प्रक्रिया। यानी इसका सामान्य अर्थ है उद्योगों का विकास। औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन से है, जो शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे कि वाष्प या विद्युत पर निर्भर होता है। इसके अलावा औद्योगिक समाजों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वृत्ति में लगे लोग कहाँ काम करते हैं? कारखानों में काम करते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं और दुकानों में काम करते हैं। औद्योगिक समाजों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वृत्ति में लगे लोगों की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि उनका स्थान कौन ले लेती है? उनका स्थान ले लेती हैं यंत्र या मशीनें। इसीलिए अब धीरे धीरे यहाँ पर जो मनुष्यों की तादाद बढ़ जाती है, जिनके के पास रोजगार की कमी हो रही होती है। अर्थात औद्योगिकरण का एक अप्रत्यक्ष परिणाम यह भी होता है कि बेरोजगारी में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। नगरीकरण से क्या आशय है? तो नगरीकरण का अर्थ हमने पहले भी देखा कि मुख्य रूप से रोजगार को प्राप्त करने के लिए भूमिहीन या छोटी भूमि रखकर खेती करने वाले कृषक, जो कि कालांतर में या तो बेरोजगार हैं या गरीब हैं, वह पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं गांवों से किस ओर? कस्बों की ओर, नगरों की ओर, महानगरों की ओर। तो सामान्य अर्थ है कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण द्वारा शहरों का अत्यधिक जब प्रसार होता है, यानी कि नगरों में, कस्बों में और महानगरों में विकास होता है, तो वह क्या कहलाता है? शहरीकरण या नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण की प्रक्रिया में देश या राष्ट्र का एक बहुत बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों से कहाँ आ जाता है? शहरी क्षेत्रों की ओर रुख कर लेता है। इसे कहते हैं नगरीकरण की प्रक्रिया। औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। किस प्रकार? तो हम कहेंगे कि औद्योगिकरण शहरीकरण के विकास का सर्वाधिक शक्तिशाली कारक है। इन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उन देशों में जहां औद्योगिकरण अपना स्थान ले लेता है, वहां पर कुटीर उद्योग धंधे क्या हो जाते हैं? नष्ट होने लगते हैं, यानी उनका पतन धीरे धीरे होने लगता है, क्योंकि उनका स्थान गैर मानवीय संसाधन यानी कि यंत्रों या मशीनों ने ले लिया होता है। इस कारण यह कुटीर उद्योग धंधे जो हैं धीरे धीरे समाप्त हो रहे होते हैं। कुटीर उद्योग धंधों का पतन होने के पश्चात इसमें जो भी व्यक्ति कार्यरत होते हैं, उनके रोजगार पर या उनके व्यवसाय पर संकट उत्पन्न हो जाता है। इस कारण ये रोजगार की तलाश में कारखानों में आने को मजबूर हो जाते हैं। धीरे धीरे नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि कारखानों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए सड़कें, रोज़मर्रा के सामान हेतु दुकानें, यातायात के साधन, अस्पताल, बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज व अन्य तरह की जो सुविधाएं हैं, कारखानों के मालिक व प्रशासन के द्वारा की जाती है। यानी इन नगरों में आकर काम करने वाले लोगों के लिए ये सभी सुख सुविधाएं भी नगरों में धीरे धीरे प्रस्तुत करवाई जाती हैं। धीरे धीरे इन नगरों का विकास होता जाता है। जहाँ जितने कारखाने खुलते जाते हैं, उसी के अनुसार नगरों का विस्तार भी बढ़ता जाता है। अतः नगरीकरण और औद्योगिकरण साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। लेकिन भारत में यह औद्योगिकरण क्या था? ब्रिटिश औद्योगिकरण था। इसने नगरीय चरण को क्या बढ़ावा दिया था, यानी कि भारत में इसका विपरीत प्रभाव था। अर्थात विश्व की जो वैश्विक औद्योगिकरण और नगरीकरण की अवधारणा थी, उससे उलट इस औपनिवेशिक पूंजीवादी शासन ने भारत में इन प्रक्रियाओं को लेकर के आए थे। जैसे कि भारत में जो उपनिवेश था, उसमें औद्योगिकरण की प्रक्रिया साथ साथ नहीं चली। इसमें ब्रिटिश औद्योगिकरण का उल्टा असर हुआ, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया साथ साथ नहीं चली। इसमें ब्रिटिश औद्योगिकरण का उल्टा असर इस प्रकार हुआ कि भारत में कुछ पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों का पतन हो गया। परंपरागत नगरीय केंद्र जहाँ से विदेशों में निर्यात होता था, उनका पतन धीरे धीरे होने लगा, क्योंकि यहाँ से विदेशों में समुद्री रास्ते से निर्यात
किया जाता था। तो इस कारण औद्योगिकरण के कारण भारत के कुछ प्रमुख शहर भी जो थे उनका भी पतन हो गया था। तो हम उसमें बात करते हैं तंजौर की, ढाका की और मुर्शिदाबाद की। तो इस प्रकार परंपरागत तरीके से व्यापार के जो प्रमुख केंद्र थे तंजौर, ढाका और मुर्शिदाबाद, उनका भी धीरे धीरे पतन हो रहा था और उनके स्थान पर अंग्रेज़ उन्हीं नगरों का विकास कर रहे थे जहां से अंग्रेज़ों का सीधा सीधा लाभ जुड़ा हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया आपस में जुड़ी हुई प्रक्रिया थी, लेकिन इसका विपरीत असर भारत में हो रहा था क्योंकि भारत में यह औपनिवेशिक काल के परिणाम स्वरूप लाई गई प्रक्रिया थी और इस कारण भारत में इनका विपरीत असर भारत के अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला था और हमारे कुटीर उद्योगों को पतन का मुंह देखना पड़ा था और उसके स्थान पर उन्हीं उद्योगों की स्थापना भारत में की गई थी जो कि अंग्रेजी शासन के लिए लाभदायक हो रहे थे। तो इस भाग में हमने अभ्यास प्रश्न किए हैं और मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।